डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ, डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस, बात एक ही है। अभी हम जैसे जब पढ़ेंगे ना सीपीआई, ठीक है, डब्ल्यूपीआई वगैरह, उनको सीपीआई को यूज करते हैं इसके लिए। डियरनेस एंड डियरनेस अलाउंस रिलीफ क्या है? सिस्टम में इन्फ्लेशन हमेशा होगा, तो पहले मैं जो 100 रुपए की चीज खरीद पा रहा था, आज की डेट में मान लो 120 की होगी, तो महंगाई बढ़ गई। तो जब जब सिस्टम में महंगाई बढ़ती है, महंगाई किससे काउंट करते हैं हम? सीपीआई से। आपको पहले ही बता चुका हूँ, महंगाई काउंट करने का हमारे पास क्या है? सीपीआई। तो सीपीआई का डेटा इकट्ठा करती है, ठीक है, कौन इकट्ठा करती है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। सीएसओ डेटा इकट्ठा करती है और उस हिसाब से बताती है महंगाई कितनी। उस महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है तो वो भी बढ़ाती है। हर 6 महीने में 1 जनवरी और 1 जुलाई, मतलब साल में 2 बार डीए रिवाइज करती है। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डीए किस तरह से रिवाइज करती है? जैसे मान लो महंगाई बढ़ी, तो मान लो डीए इनको मिल रहा था 17%, तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा देगी कि 2% बढ़ा दिया और उसको बढ़ा के कितना कर दिया? मान लो 19%। फिर 6 महीने बाद वापस देखेगी, मान लो फिर से महंगाई बढ़ी है, 120 रुपए की चीज 130 की हो गई। अब फिर महंगाई बढ़ी तो 19 से डीएनएस अलाउंस में 20%, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपका डीए बढ़ता है। अभी आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि गवर्नमेंट ने डीए को फ्रीज कर दिया, गवर्नमेंट ने डीए को फ्रीज कर दिया। और कब तक फ्रीज कर दिया? जून 2021 तक। डीए फ्रीज करने का मतलब यह है कि अभी जो डीए मिल रहा है वही मिलेगा, भले से सिस्टम में महंगाई बढ़े ना बढ़े, उससे कोई फर्क, मतलब डीए को फ्रीज कर दिया, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, घट सकता है, ठीक है। अब क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी महंगाई कम भी हो जाती है, कम भी तो होती है, गवर्नमेंट जब सप्लाई बढ़ाती है। अगर महंगाई कम हुई तो ये डीए आपका कम भी होता है। तो आपका जो डियरनेस अलाउंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डीए बढ़ेगा, और अगर आपका इन्फ्लेशन कम होगा तो आपका डीए भी कम। तो ये जो सारे महंगाई का जो सीपीआई डेटा है वो आता है, उस हिसाब से गवर्नमेंट देखती है सिस्टम में कितनी महंगाई है, उस हिसाब से आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है या घटता है। अब ये डियरनेस अलाउंस अलग अलग जो आपकी कंपनीज है, अलग अलग तरह की जो आपके सेक्टर्स है, उनके लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता है। क्यों? क्योंकि डियरनेस, इसको हटा रहा हूँ, जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है, जैसे आप जब केएस आईएएस वगैरह बनोगे तो डियरनेस जो आपका अलाउंस होता है वो किससे आपका रिलेट करता है, किस किस बेसिस पे कैलकुलेट करता है? उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है आपकी बेसिक सैलरी। आपकी बेसिक सैलरी, जैसे आपकी जब आप बनोगे तो आपकी बेसिक सैलरी मेरे ख्याल से 3900 ऐसे कुछ है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी आज की डेट में बेसिक सैलरी मेरी 80,000, ठीक है, ये मेरी बेसिक है। अब इसमें मान लो मेरे को डीए मिलता है 20%, तो 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। तो 80,000 में 16,000 जोड़ दो तो 96,000 हो गई। फिर इसी पे मेरे को एचआरए मिलेगा, इसी पे मेरे को पर्क्स मिलते हैं 35%, फिर मेडिकल मिलेगा। तो ये सब ऐड करके मान लो मेरी सैलरी आती है 1.6 लाख पर मंथ। इतनी बनती है, मैं आपको दिखा दूंगा सैलरी, तो इतनी बनती है। तो ये मेरी सैलरी है मान लो। ऐसे जब आप जाओगे तो आपकी बेसिक मान लो 39 है, तो ये बेसिक कम है, मेरे से आधी है, आधी से भी कम है, तो आपका डीए इस पे कैलकुलेट होगा। यानी डीए का जो डीए कैलकुलेट किस पे होता है? हमेशा बेसिक। डीए हमेशा आपकी
बेसिक पे कैलकुलेट होता है। तो जब आपकी बेसिक ज्यादा होती जाएगी उस हिसाब से आपका डी बट ज्यादा से ज्यादा आपको मिलता जाएगा। तो जो चीजें ये जितनी भी आपकी एचआरए, आपका डीए, आपके पर्क्स, कुछ भी चीज काउंट होती है वो किस पे काउंट होती है, वो आपकी बेसिक पे काउंट होती है। इसलिए आप देख लेना जब आपकी सैलरी स्लिप आएगी यहाँ पे आपकी बेसिक लिखी होती है और बेसिक के नीचे सारी चीजें लिखी होती है, फिर उन सबको ऐड करके आपकी ग्रॉस बनाते हैं। उस ग्रॉस में से आपका टैक्स काटते हैं, आपका पीएफ काटते हैं, कुछ आपने सेविंग्स अलग से करा रखे हो वो सेविंग्स काटते हैं, कुछ आपने इंश्योरेंस करा रखा वो इंश्योरेंस वाला काटते हैं, हर कंपनी का भी होता है हमारे। फिर आपकी जाके यहाँ पे आपको ग्रॉस के बाद आपको नेट मिलती है। ठीक है, वो आपकी क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप खर्च कर सकते हो। वो भी खैर डिस्पोजेबल नहीं होती, उसमें से भी आपको नेट मिलेगी। मान लो आपने कुछ लोन ले रखा, उसका इंटरेस्ट आप दोगे, आपका कहीं पे ट्रैफिक का कोई चालान कटा वो दोगे आप, तो नेट इनकम भी ये भी नेट डिस्पोजेबल नहीं, उसमें से भी बाकी चीजें निकाल दो तो आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम आएगी। ये हम सब चीजें पढ़ेंगे जीडीपी, कैसे नेट डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी के लिए सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, डियरनेस अलाउंस जो है आपका किससे किससे रिलेट करता है, इन्फ्लेशन से। काउंट किस पे होता है, बेसिक पे। बेसिक ज्यादा तो डियरनेस अलाउंस ज्यादा। सेंटर का अलग होता है, सेंटर अलग से बढ़ाता है, स्टेट अपने हिसाब से बढ़ाते हैं और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अलग से बढ़ाती है। ठीक है, जैसे आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर 6 महीने में बढ़ाती है। ठीक है, हमारा जो है पीएसयू, हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या कोई भी ले लो आप, ओएनजीसी ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है, वो बढ़ाता है हर 3 महीने पे क्वार्टरली। ठीक है, हर 3 महीने पे उसमें हम डीए देखते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके प्राइवेट वाले हैं वो आपका उनका डिपेंड करता है, वो बढ़ाते नहीं बढ़ाते, लेकिन वो आपका 6 मंथली भी बढ़ा सकते हैं, वो 3 मंथली भी, वो ईयरली। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए उसके लिए जो काउंट करते हैं सीपीआई डब्ल्यू, सीपीआई आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू मीन इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और अभी ये हम आगे पढ़ेंगे, इसी में रिवीजन किया गया है, 2016 इसका बेस ईयर कर दिया गया। ठीक है, अभी लेटेस्ट रिवीजन इसी में किया गया। जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, देखो इंडस्ट्री अलग सेगमेंट आ गया ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज आपकी हैं प्राइवेट, उसमें कितना इन्फ्लेशन है, उनको कितने वेजेस देने, वो सारे इसके लिए अलग से एक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। ठीक है, बाकी जो आपके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारा पीएसयू प्राइवेट, इसके अलावा इनके लिए क्या है, सीपीआई से हो जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए एक अलग से, ऐसे सीपीआई रूरल लेबरर्स के लिए अलग से, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए अलग से। ठीक है, तो वो आगे हम देखेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो, डियरनेस अलाउंस कुछ नहीं है, महंगाई भत्ता है। डियरनेस अलाउंस इज महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता, जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब आपका डीए बढ़ेगा, महंगाई कम हुई तो डीए कम होगा। आप अपनी सैलरी स्लिप जब आप लग जाओगे, कोई जॉब करता भी होगा तो आपने देखा होगा, जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है डीए बढ़ता है कई बार, लेकिन डीए कम भी होता है। हमें जब तक जॉब नहीं करते थे हमें हमेशा लगता था डीए बढ़ता ही है, लेकिन जब हमने नौकरी करना शुरू किया, जब हमने देखी अपनी सैलरी स्लिप, तो डीए कम भी होता है। डीए क्यों कम होता है, क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। अब आज हम पढ़ते हैं बेसल मार्क्स। ठीक है, नाउ न्यू टॉपिक बेसल। अरे बहुत बार कम हुआ है इन हिस्ट्री का, पिछले 10 सालों में कम से कम 6-7 बार कम हो चुका है इन हिस्ट्री का। अभी डीए कम हुआ है हमारा, इससे पिछले क्वार्टर में कम हो गया। ठीक है, डीए तो बहुत बार कम हुआ है, हर हर साल में, हर 2 साल में 1-2 क्वार्टर में कम हो ही जाता है, इन्फ्लेशन कम होता है उसकी वजह से। ठीक है, सो
अब वो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के डेटा किस हिसाब से लेती है उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट उनको मैनिपुलेट करती है। अभी आपसे कितना याद रखो, डीए हमारा कम भी हुआ है, अभी हुआ लेटेस्ट कम हुआ है पिछले क्वार्टर में, तो हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्या, मैंने आपको सारी स्लाइड्स भेजी तो हैं, ये मैंने स्लाइड्स कुछ मॉडिफाई कर दी है, ये देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, मॉडिफाई की है मैंने स्लाइड्स, ये खत्म होते ही ये टॉपिक मैं आपको भेज दूंगा सारी मॉडिफाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेसल नॉर्म्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है, पीएचडी नहीं करनी है उसको, टफ टॉपिक है, पीएचडी करोगे तो इसी टॉपिक में उलझ के रह जाओगे, तो पीएचडी नहीं करनी है, जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, पेपर में उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, उससे कम ही आएगा, तो बाकी पीएचडी करने से मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन सलाह मेरी यही है कि ना ही करो पीएचडी। तो बेसल नॉर्म्स क्या है, 1988 में सबसे पहली बार आए, फिर 2004 में आए, फिर 2010 में आए, 3 बार आए। इनको बेसल 1 कहते हैं, इसको बेसल 2 कहते हैं, और इसको बेसल 3, ठीक है। इंडिया ने इनको काफी लेट इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, इसको 1999 में इम्प्लीमेंट किया, ये तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया पूरी तरीके से, ठीक है, और ये वाला जो है इसके बारे में अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो बेसल 1, 2, 3 3 बेसल नॉर्म्स है। अब बेसल है क्या, बेसल एक सिटी है, आपको पता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, वहां पे एक बैंक है, एक इंटरनेशनल बैंक है, उसके बैंक के 60 मेंबर हैं, 60 मेंबर कौन से हैं, बाकी अलग देशों के सेंट्रल बैंक, जैसे आईएमएफ होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, ऐसे ये बैंक है, तो उसके बैंक के 60 मेंबर हैं जिनमें आरबीआई भी है, ठीक है। ये कब ओरिजिन में आया था, 1974, ठीक है, 1974 में बना था, तो अभी पूछ लें आपसे कब बना था, क्या इतना डिटेल में नहीं जाएगा, 1974 में बना था, ठीक है, याद रखना। और ये सारे लोग बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, और ये देखते हैं कि बैंक्स को कैसे सेव करते हैं, हाउ टू कीप दी बैंक्स सेफ, ताकि क्या ना हो, बैंक रन ना हो, ठीक है। मतलब इस बैंक का मेन जो मोटिव है, ये जो बैंक है इंटरनेशनल बैंक जिसके 60 मेंबर्स हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, हाउ टू कीप दी बैंक सेफ सो दैट बैंक रन्स विल नॉट बी देयर, ठीक है, बैंक रन्स ना हो। अब बेसल कमेटी कर, ये जो बैंक है, ठीक है, इसकी एक कमेटी है, इस बैंक की भी एक कमेटी है जिसके ये मेंबर्स है सारे, उसे कहते हैं बेसल कमेटी। तो बेसल कमेटी सारे रूल्स डिसाइड करती है कि कितना आपको बैंक्स को क्या करना है क्या नहीं करना, वो जो रूल्स बनाती है उसे कहते हैं बेसल एकॉर्ड, और आरबीआई ने ये हम इंडिया ने ये बेसल एकॉर्ड साइन की हुई है। तो बेसल एकॉर्ड साइन करने का मतलब ये है कि बेसल कमेटी जो बोलेगी वो हम मानते हैं, और हम क्यों मानते हैं, हम इसलिए मानते हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, इस इंटरनेशनल बैंक की बात नहीं मानेंगे, तो कल को अगर हमें जरूरत पड़ी बाहर के बैंकों से हेल्प लेने की, बाहर की कंट्री से हेल्प लेने की, तो वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, बोलेंगे तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। इसलिए इंटरनेशनल कॉपरेशन के नाम पे हम इसकी बात मानते हैं कि ठीक है भाई, तुमने बोला बेसल 1 में इतना कैपिटल चाहिए, बेसल 2 में ये करना है, बेसल 3 में ये करना है, हम मान लेते हैं। जैसे यूरो नॉर्म्स नहीं है, यूरो नॉर्म्स हमारे यहाँ पे भारत स्टेज नॉर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यूरो नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, आपके एनवायरमेंट से, ये आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो कंप्लाई करें किससे, यूरो नॉर्म से, ठीक है। तो हम बाकी यूरो नॉर्म्स को हमने कॉपी करके अपना भारत स्टेज नॉर्म्स बना दिया,
तो हम ये क्यों कंप्लाई करते हैं, क्योंकि हम अच्छी इमेज अपनी एक अच्छी इमेज दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम देखो कितने मतलब सेंसिटिव हैं इसको पॉल्यूशन को लेके, रोकने को लेके, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, इसलिए हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको दिखाना पड़ता है, नहीं तो क्या है, आपकी जब इंटरनेशनल जो एरेना है उसमें अगर आपकी एक बार इमेज खराब हो गई तो आपका हाल वैसे हो जाएगा जैसे पाकिस्तान का है, जैसे नॉर्थ कोरिया का है, ठीक है। तो इसलिए, और इंडिया आपको पता है चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसलिए एक इमेज बनाने के लिए हम बाकी कंट्रीज की बात मानते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बेसल ये बैंक है, इसके 60 मेंबर्स है, इसकी कमेटी है, वो बेसल अकॉर्ड बनाती है और वो सारी हम मानते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, ऐसी जरूरत क्या पड़ी, बेसल की जरूरत क्यों पड़ी, बेसल है क्या, बेसल जो है वो है, बेसल से आई एक चीज बेसल कैपिटल। समझो बेसल कैपिटल, मान लो ये मेरा कोई बैंक है, ये मेरा कोई बैंक है, बैंक ए, कोई भी हो सकता है, एसबीआई, ठीक है, आईडीबीआई, कोई भी बैंक हो सकता है, पीएनबी, इसके पास 500 करोड़ है, ठीक है, 500 करोड़ है इसके पास, या 500 करोड़ में या 1000 करोड़, सिंपल है, 1000 करोड़। अब इसमें से इसने सीआरआर एसएलआर में कुछ पैसा रख दिया, ठीक है, कितना रखा वो आपको पता है, ठीक है। अब सीआरआर रिवाइज हो गया आपका, अब 3.5 है, लेटेस्ट आपका 3.5%, एसएलआर तो आपको पता ही है 18%, तो ये इसमें इतना पैसा रख देगा 21.5%, बाकी का पैसा इसमें लोन पे दे दिया, बाकी का पैसा इसने लोन पे दे दिया। अब क्या हो, ये इसका सारा लोन एनपीए बन जाए, कोई वापिस ही ना करे, देखो एक्सट्रीम सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उसी में बेसर काम है, क्या हो कि इसका सारा का सारा जो इसने लोन दिया वो एनपीए बन गया, ठीक है, और इसके पास यही पैसा बचा था, अब इसके पास इसके डिपॉजिटर्स आए, उनको पता चल गया कि बैंक के सारा एनपीए बन गया, डिपॉजिटर्स आए, अब डिपॉजिटर्स को ये यहाँ से दे देगा पैसे, लेकिन यहाँ से कितना दे पाएगा, सिर्फ 21.5% है यहाँ पे इसके पास, ठीक है, बाकी का पैसा तो यहाँ चला गया, ठीक है? अब बाकी का पैसा, ये जो बाकी का पैसा बचा वो कहाँ से देगा, ये 78.5% जो बचा, ये वाला पैसा कहाँ से देगा, तो अगर नहीं देगा तो क्या हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, बैंक। और इसमें एक खास बात ये हो रही कि ये बच भी जाता, लेकिन क्या है, इसके पास नए डिपॉजिट्स भी आने बंद हो गए, क्यों आ गए, क्यों कोई डिपॉजिट नहीं करा रहा, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारा पैसा डूब सकता है। तो क्या तीन चीजें क्या हुई, उसने जो लोन दिया वो सारा एनपीए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये एक सिचुएशन, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। हम ऐसे तो मान के चलते हैं कि कल को मान लो हम एकदम बैंकरप्ट, हम क्यों सेविंग्स करते हैं, आपके घर वाले क्यों पैसा बचाते हैं कि कल को बुरा वक्त आ जाए। अब किसने सोचा था कि कोरोना है, तो कभी भी आपका बुरा वक्त आ सकता है, तो बुरे वक्त के लिए आदमी को क्या है, कुछ ना कुछ चीज अपने पास रखनी चाहिए, या तो अच्छे दोस्त होने चाहिए, नहीं सेविंग्स होनी चाहिए आपके, ठीक है। क्योंकि बुरे वक्त में तो पैसा ही काम आता है, देखो इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत पैसा कमाओ, लेकिन कम से कम इतना कमाओ कि आप जब बुरे वक्त में हो आप खुद को खुद संभाल लो। सॉरी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तीन चीजें हो रही, एनपीए बन गया सारा, सीआरआर एसएलआर में जो पैसा था वो डिपॉजिटर्स लेने आ गए, उनको दे दिया, नए डिपॉजिट्स आ नहीं रहे, अब जो बाकी के डिपॉजिटर्स आएंगे 78.5% वाले, उनको कहां से पैसा, तो बेसल कमेटी क्या बोलती है कि बैंक के पास इसके अलावा, मतलब सीआरआर एसएलआर और ये लोन पे दे दिया, इसके अलावा भी बैंक के पास खुद के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन को वो बैंक हैंडल कर सके। तो जो ऐसी सिचुएशन आ जाए उसको हैंडल करने के लिए जो पैसा होता है उसे हम कहते हैं बेसल कैपिटल। तो
बेसल कैपिटल आपका क्या हो गया, सीआरआर एसएलआर के अलावा भी बैंक्स के पास जो पैसा होना चाहिए उसे हम बेसल कैपिटल। तो आप ऐसा मत सोचो कि बैंक्स के पास सिर्फ ये 1000 करोड़ होगा, बैंक के पास और भी पैसा होगा जो किस में रखा होगा, बेसल कैपिटल में। और वो बेसल कैपिटल वाला ही पैसा ऐसी सिचुएशन में बैंक को बैंक रन से बचाएगा, इसलिए बैंक बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक के पास यहाँ पे 3 टियर सिक्योरिटी, सीआरआर फर्स्ट ईयर, एसएलआर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज योर बेसल कैपिटल। बाकी देखो वो तो मैंने आपको बताया था, कॉल मनी, नोटिस मनी वगैरह, लेकिन वो तो क्या है, उस पर तो कम ही पैसा आपको मिलता है, बहुत ज्यादा तो आप ले नहीं सकते। तो बेसल कैपिटल में क्या, बहुत सारा पैसा होता है। अब बेसल कैपिटल वाला पैसा सारे बैंक्स के पास होना चाहिए। इसमें कंसेप्ट क्या है, इतना आपको समझ आ गया, इसको हटा रहा हूं। तो कंसेप्ट क्या है कि बेसल कैपिटल एक्सट्रीम सिचुएशन में बैंक्स को बैंक रन से बचाता है। लेकिन अब ये डिसाइड कौन करेगा कि कितना बेसल कैपिटल होना चाहिए, वो डिसाइड करता है आपका बेसल कमेटी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसकी कमेटी। अब हर कंट्री के अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि हर कंट्री का रिस्क अलग अलग होता है। अब क्या होता है, हर बैंक के पास रिस्क होता है। जैसे आपकी लाइफ में रिस्क नहीं होता है, आप 2 व्हीलर चला रहे हो आपको ज्यादा रिस्क है, आप 4 व्हीलर चला रहे हो आपको कम रिस्क है, ठीक है। आपका केएस लिख रहे हो, आईएएस लिख रहे हो, उसमें भी रिस्क है, पर ये होगा नहीं होगा पेपर टफ आएगा, या आप मान लो कोई टॉपिक छोड़ के चले गए, उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो हर जगह पे रिस्क है। तो ऐसे बैंक को हर लोन में रिस्क होता है। तो बेसल कैपिटल ने क्या कर रखा है, ये बेसल कमेटी ने क्या कर रखा है, इन लोन को अलग अलग उसमें डिवाइड कर रखा है। 0% रिस्क, 10% रिस्क, 20% रिस्क, 50% रिस्क, 100% रिस्क, ऐसे हर लोन को इनमें किसी ना किसी में डाला हुआ, किसी ना किसी, जैसा हमारे जीएसटी में हमारे स्लैब है ना, 0, 5, 12, 18, 28, इनमें से किसी ना किसी में डाला हुआ है मैंने। हर प्रोडक्ट को जो आ रहे हैं उनको छोड़ो, तो हर लोन को, जैसे कैश है तो कैश पे तो रिस्क होता नहीं है इतना, तो कैश को 0% में डाल दो। मान लो आपका हाउसिंग ऑटोमोबाइल लोन है, तो वो आसानी से वापस आ जाता है, तो उस पर 10% रिस्क है। फिर इसके बाद मान लो आपका हाउसिंग लोन है, उस पर 20%। मान लो आपका कोई, आपने किसी को बड़े बिजनेसमैन को दिया, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह को, उस पर ज्यादा रिस्क है, और जो एनपी हो गए वो 100% रिस्क वाले बनते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लोन के अलग अलग रिस्क होते हैं। तो ये जो बेसल कमेटी है, ये उन रिस्क को कैलकुलेट करती है, और उन कैलकुलेशन के बेसिस पे ये हर कंट्री को बताती है कि आपके बैंक्स को कितने बेसल कैपिटल की जरूरत है। समझ गए आप बात को? और इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है इसने, वो फॉर्मूला क्या है आपका, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ठीक है, CRAR, ठीक, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, ठीक है, CRAR। अभी आगे देखेंगे इसको। ये होता है आपका कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। ये जो नीचे है रिस्क वेटेड एसेट्स, ये यहां से निकलता है, और ये कौन डिसाइड करती है उस हिसाब से, बेसल कमेटी। तो रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से क्या डिसाइड होता है कि कितना कैपिटल, और ये जो कैपिटल है आपका, ये कौन सा कैपिटल है, बेसल कैपिटल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। मान लो मैं बोलूं मान लीजिए बेसल ने डिसाइड किया किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, मान लो ये रिस्क वेटेड एसेट आपका 100, ठीक है, कि 100, मान लो 100 आपका रिस्क वेटेड एसेट है। 100 किसमें होगा, 100 लाख करोड़ में होगा। मान लो 100 लाख करोड़ आपका रिस्क वेटेड एसेट है। ये किसने कैलकुलेट किया, बेसल ने, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, मान लो इंडिया के लिए। और उसने बोला कि आपको इसका 8% आपको बेसल में रखना है।
ये रिस्क वेटेड कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये कैलकुलेट हुआ है वो अभी मैंने आपको जो बताया 0%, 10%, ठीक है। फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला वैसे तो किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना ही है फॉर्मूला तो मुझे बता देना, मैं एक अलग से उसका छोटा सा वीडियो डाल के आपको डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। मान लो उसे 8% रखो तो 100 लाख करोड़ का 8% कितना होगा? 8 लाख करोड़। जैसे मान लो मेरा रिस्क वेटेड 100 आता है और मेरे को उसका 8% रखना है, तो मान लो 100 रुपीज है मेरा, तो उसका 8% कितना हो जाएगा? ₹8। तो ये जो रिस्क वेटेड एसेट है ये कौन कैलकुलेट करता है? ये कैलकुलेट करती है बेसल कमेटी, अलग अलग कंट्रीज के लिए। और उसके बेसिस पे आपको क्या रखना है? यहाँ पे अपना उसके कंपैरिजन में आपको कैपिटल रखना है। तो अगर मेरा रिस्क वेटेड एसेट 100 लाख करोड़ है तो मेरे को कितना बैंकों को देना पड़ेगा? 8 लाख करोड़ मेरे बैंक के पास होना चाहिए, तब वो सेफ है। अब दो चीजें हो सकती हैं। अगर कहीं का ये रिस्क बढ़ जाए, मान लो ये रिस्क आपका 100 से 120 हो जाए, तो यहाँ पे ये भी बढ़ना चाहिए। ये इसका 8% है ना, तो 120 का 8% कितना हो जाएगा? 9.6 लाख। थोड़ी बहुत सीसेट आनी चाहिए। आप सीधा सा कंसेप्ट ये समझो, नीचे आपका रिस्क वेटेड एसेट है, ऊपर आपका कैपिटल है जो आपने बेसल में रखना है। अगर ये मैंने रखा 8%, 100 का 8%, या तो मैं इसको बढ़ाऊं, जब थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है तो इसको बढ़ा देते हैं। अगर ये मेरा बढ़ेगा तो उस प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ना चाहिए। सीधा सा रूल है, अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर भी बढ़ना चाहिए। अगर 100 का 120 हो गया तो 100 का 8% तो 8 होता है, 120 का 8% कितना होता है? 9.6, 12×96। तो मेरे को 9.6 लाख करोड़ रखने पड़ेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये जो रिस्क वेट एसेट है, रिस्क वेटेड एसेट, उसके हिसाब से आपका बेसल कैपिटल रखना होता है। समझ गए आप बात को? रिस्क वेटेड एसेट पे आपका बेसल कैपिटल डिपेंड करता है, और रिस्क वेटेड एसेट हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से काउंट। स्क्रीनशॉट आप ले लो, वो पुराना वाला तो गया, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है बेसल कैपिटल, ठीक है। अभी इसमें आगे और चीजें आएंगी, ठीक है, ये वापस से रिपीट होगी। मैं एक एग्जांपल से चीजें समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जो कंसेप्ट याद होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, CRAR का फॉर्मूला, कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है आपका? कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, अगर इसमें चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम कर दो। अगर किसी कंट्री का रिस्क कम हो रहा है तो उसमें कैपिटल कम रखना है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आपको पता ही है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर मुझे रेशियो को कांस्टेंट रखना है तो अगर ये बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ये कम होगा तो इसको भी कम करेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है सी सेट, ठीक है। तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपको रेशियो को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, अगर रेशियो को कांस्टेंट रखना है, अगर आपका 8/100 तो इससे मेरा रेशियो कितना आएगा? 8/100 से 0.08। अगर मान लो नीचे 120 कर दूं तो ऊपर मेरे को 9.6 रखना पड़ेगा, तब मेरा रेशियो कितना आएगा? 0.0। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका CRAR का। ओके, बता रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हो रहा है, जो कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो है CRAR, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, आगे एक क्वेश्चन भी देखेंगे इसको। ये है आपका कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, और अब अगर आप रेशियो निकालो तो इनटू 100 भी यहाँ पे आता है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी तक मैं 100 को साइड में रख रहा था समझाने के लिए, इनटू 100। अब मान लो बेसल ने बोला कि इंडिया का जो रिस्क वेट है वो 100 लाख करोड़ है, ठीक है, 100 लाख करोड़ है, और उसको 8% बेसल में रखना है, यानी हमको 8 लाख करोड़ रखना है, इनटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, हमारे को कितना बेसल में रखना है? 8 लाख करोड़। मान लो उसने कल की डेट में बोला कि इंडिया को 9% रखना है, तो 9% कितना हो गया? 100 का 9 हो गया, इंटू 100। तो अब मुझे कितना रखना पड़ेगा बेसल कैपिटल में? 9 लाख।
ये पैसा मेरे कौन से बैंक्स के पास होगा? सारे बैंक्स के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, किनकी? जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जिनमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है। समझ गए आप बात को? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो बेसल कैपिटल है वो डिसाइड करती है वो, प्राइवेट का नहीं। प्राइवेट से हमें कुछ नहीं लेना देना। प्राइवेट बैंक फेल होता है उससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई इतना वो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक नया खुल जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट बैंक है वो तो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो बैंक चलना जरूरी, क्योंकि लोगों का विश्वास भी ज्यादा किसमें? गवर्नमेंट बैंक में। प्राइवेट वाले के पास तो खुद का कैपिटल है, वो तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा, उसने इतना बड़ा बैंक खोला है। लेकिन गवर्नमेंट बैंक वाले को तो किसने देखना है? गवर्नमेंट ने देखना है। तो ये जो कैपिटल होता है 8 लाख करोड़ या 9 लाख करोड़, अगर बैंक्स के पास नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास, तो इसको कौन देगा? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराएगी थ्रू आरबीआई। तो जो बेसिकली बेसल कैपिटल होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ठीक है, हम देखो रेगुलेट तो सारे बैंक्स को आरबीआई करता है, प्राइवेट हो, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स कौन से? सेंट्रल बैंक्स कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से? जिनमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है, मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो ये जो सीआरए आरबीआई हम अब तक बात करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। तो आपका जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका बेसल कैपिटल भी बढ़ेगा, रिस्क कम होगा तो बेसल कैपिटल कम होगा। ये 8% रखना है, 7% रखना है, 2% रखना है, 10% रखना है, 20% रखना है, ये डिसाइड करती है बेसल कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट लोन्स। आप भी तो ऐसे ही करते हो अपने सब्जेक्ट जब पढ़ते हो कि इसमें मैं कमजोर हूँ तो इसमें मेरे को 2 घंटे ज्यादा देना, या इसमें ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे अब सी सेट है, अब सी सेट है जो, जैसे हम लोग हैं, हमने कभी सी सेट पर आज तक हाथ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क जीरो है कि कुछ भी आ जाए हमें आता है। लेकिन जो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से या किसी का वीक है तो वो तो उसी को देगा टाइम, तो उसके लिए उसमें रिस्क ज्यादा है कि यही मेरे को डुबो देगा। ऐसे ही यहाँ पे रिस्क है, हर लोन का अलग अलग रिस्क है, उसके बेसिस पे आरडब्ल्यूए कैलकुलेट होता है, आरडब्ल्यूए के बेसिस पे बेसल कैपिटल डिसाइड होता है। ठीक है, हमारे सिर्फ रिस्क वेटेड एसेट हमें पता है। अब क्या करती है बेसल कमेटी ने, क्या डिसाइड किया था, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, कि बेसल वन के लिए, बेसल वन के लिए जो कैपिटल रखा था, जो बेसल वन के लिए परसेंट रखा, कितना रखा था? 8%। ठीक है, बेसल टू के लिए 8%, और बेसल थ्री के लिए कितना है? 9%। ठीक है, तो बेसल वन के लिए, ठीक है, बेसल टू के लिए और बेसल थ्री के लिए। बेसल, देखो ये बेसल कमेटी ने रखा, लेकिन जो हमारे इंडिया में हमने रखा वो इसके लिए कितना रखा हमने? 9%। अब देखो इस बात को समझो, पहले केस में क्या हुआ? 8/100। देखो ये आपके पेपर में कोई नहीं पूछेगा जो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए। पहले केस में 8/100, दूसरे केस में भी हमारा ये रिस्क तो सेम ही था, लेकिन हमने बेसल कैपिटल बढ़ा दिया, 8 लाख से 9 लाख कर दिया। तीसरे केस में क्या हुआ? हमारा रिस्क ही बढ़ गया, लेकिन बेसल तो 9% है, तो 120 का 9% कितना हो जाएगा? 10.8। अब देखो यहाँ 9% ही रहा, लेकिन ये वाली चीज रिस्क बढ़ गया। ये रिस्क किस वजह से बढ़ा? जो 2008-9 में सब प्राइम क्राइसिस आया उसकी वजह से। अब देख रहे हो जैसे यहाँ पे भी 9% है, लेकिन वो किसका 9% है? 100 का। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ा, तो रिस्क के हिसाब से रेशियो आपको कितना रखना है? रेशियो 9% ही रखना है। तो 9% रखना है तो यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्या? न्यूमरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 9 लाख करोड़ तो आपके पास है बैंक्स के पास, लेकिन मुझे 10.8 करने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1.8 लाख करोड़ रुपए। अब इतना पैसा इनको कौन देगा? इतना पैसा इनको देगी दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेसल कैपिटल। बेसल कैपिटल में सीधा सा आपको इतना याद रखना है, कितना रिस्क है उस हिसाब से बेसल कैपिटल आपका डिसाइड होता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज हम आगे चलते। ठीक है, जो मैंने बोला है वो वापस आएगी। ठीक है, वापस अब समझो आप।
पहले थोड़ा सा पढ़ो, स्लाइड्स देखो थोड़ी सी। ड्यू टू financial crisis of 2008 caused by financial institutions, ठीक है, financial institution कौन आ गई, बैंक, there was a need to come up with a robust framework to deal with such a situation, ऐसी situation दोबारा ना आए। Basel norms is such a framework to make financial institutions strong so that they will not fail, ठीक है। तो बेसल इसीलिए अभी आपको समझाया, बेसल 1 आया 1988 में, बेसल 2 आया 2004 में, बेसल 3 आया 2010, ठीक है। ये हमने 1999 में इम्प्लीमेंट किया था, ये अभी तक चल रहा है अभी पूरी तरह से, और इसके बारे में अभी हम सोचिए अभी इसको अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर बेसल नॉर्म्स, ठीक है। अभी आपको मैं सब प्राइम क्राइसिस समझाऊंगा क्यों आया था, कैसे आया था, पहले थोड़ा सा ये देख लो। व्हाट आर बेसल नॉर्म्स, बेसल क्या है, इज ए सिटी इन स्विट्जरलैंड, अभी तक जो पढ़ा। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये वो बैंक है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। इसकी एक कमिटी है, बेसल कमिटी, जो मैंने आपको बताई थी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। यही कमिटी क्या बनाती है, आपके रूल्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं बेसल अकॉर्ड, ठीक है। The purpose of the accord is to ensure that financial institutions have enough capital on account to meet obligations and absorb unexpected losses। यहाँ पे unexpected losses का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि सारे एनपीए में कन्वर्ट हो गए, डिपॉजिट आना बंद हो गया, अनएक्सपेक्टेड, जैसे कोरोना अनएक्सपेक्टेड था, कितना लॉस हुआ, ठीक है। अगर आदमी यही सोचे कि हमेशा अच्छा वक्त रहेगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस का मैंने भी आपको एग्जांपल बताया। इंडिया हैज एक्सेप्टेड बेसल अकॉर्ड्स फॉर द बैंकिंग सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके आगे चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल नॉर्म्स, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना, ठीक है, पेपर के लिए बस। मेंस में अगर आएगा तो ये 3 ऑब्जेक्टिव लिखना, मेंस में कोई नहीं पूछेगा आरडब्ल्यूए क्या होता है, कैसे कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो तो आपसे कोई, अगर आप इकोनॉमिक ऑप्शनल है उसमें भी नहीं पूछेगा, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, इतने में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आपको समझ आ जाएगा। और समझ नहीं आया तो मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग्स इसलिए मैं डालता हूँ कि इसको बार बार देख के समझिए। तो पहला क्या है आपका, improving banking sector ability to absorb losses from financial and economic stress, ठीक है भाई, कोई भी किसी भी तरह का लॉस। दूसरा क्या है, बैंक का रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस इंप्रूव करना है, ठीक है। तीसरा क्या है, बैंकिंग सेक्टर को मोर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना, ठीक है। ये तीनों चीजें, ये 3 हैं, इन तीनों का अल्टीमेट मतलब एक है कि बैंक्स जो है उनको सेफ बनाना है। तो दीज आर 3 ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको याद रखने, ठीक है। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी है, देखो ये तो बोल बच्चे ने ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हम कैसे लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऐसे लाते हैं कि जो बेसल कैपिटल है ना, अभी आगे देखेंगे, बेसल कैपिटल को रखने के 2 तरीके होते हैं, T1 प्लस T2, 2 टीयर में रखते हैं। तो ये टीयर 1 वाला क्या होता है, आपका डिस्क्लोज होता है, मतलब आपको पता होता है, ये आपका डिस्क्लोज नहीं होता, ठीक है, ये आपका डिस्क्लोज नहीं होता, ये आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इस वजह से, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट सही करना है, ठीक है। क्यों रिस्क मैनेजमेंट सही करना है, रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से आप चीजों को देख रहे हो, ठीक है। और अगर कुछ भी होगी गड़बड़ तो उसको कौन आपका डील कर लेगा, बेसल कैपिटल से आप डील कर लेंगे। इसलिए 3 ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है। रिस्क फैक्टर को कम करना, मैनेजमेंट को अच्छा करना, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। नाउ दी फॉर्मूला, ये पेपर में आता है, ठीक है, पेपर में जो आता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आता है, कोई भी पेपर होगा उसमें ये फॉर्मूला है, कैपिटल टू रिस्क एडेक्वेसी रेशियो, ठीक है, CRAR कैपिटल टू, और ये क्या होता है, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, इंटू 100 भी होता है, तो वो इंटू 100 आप लगा लें, यहाँ पे इंटू 100 लगा लें, कैपिटल टू रिस्क एडेक्वेसी रेशियो CRAR इज इक्वल टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आया यूपीएससी में,
देखो, capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है या गलत? सही है या गलत है? और ये दूसरा वाला CRAR, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लिख दिया, इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? दिस सेकंड इज रॉन्ग। इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है? बेसल कमेटी, अभी आपको बताया था, वहां पे जो बैंक है वो डिसाइड करता है। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं बेसल ऑब्जेक्टिव, देख रहे बेसल 3 नॉर्म्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर? बेसल 3 नॉर्म्स, ठीक है। इन 2010 बेसल 3 गाइडलाइंस वर रिलीज्ड, these guidelines were introduced in response to the financial crisis of 2000। देखो बार बार ये आ रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये आप समझेंगे आगे। A need was felt to further strengthen the system as the banks in the developed economies were undercapitalized, पैसा उनके पास कम था, over leveraged, डेट उन पे बहुत ज्यादा था, एंड हैड ए ग्रेटर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग, मतलब कभी इससे उधार ले लो, कभी उससे उधार ले लो। तीन प्रॉब्लम थी, अंडर कैपिटलाइज था यानी उनके पास पैसा नहीं था इसलिए फेल हुए, ओवर लेवरेज था यानी डेट ज्यादा था, उधारी ज्यादा था, लेवरेज का मतलब डेट, और शॉर्ट टर्म फंडिंग पे ज्यादा विश्वास करते थे। शॉर्ट टर्म फंडिंग क्या है? आज आपने पैसा लिया, इससे कल उससे लिया, ऐसे थोड़ा ना चलता है। लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? इक्विटी में पैसा होना चाहिए, इक्विटी में ज्यादा पैसा होना चाहिए। देखेंगे आगे क्यों होना चाहिए। ऑल्सो दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 3 वर डीम्ड इनसफिशिएंट। क्यों? क्योंकि रिस्क वेटेड एसेट बढ़ गया था, 120 हो गया था 100 से, बेसल 2 में कम थी वो, फिर इसलिए क्यों? क्योंकि बेसल 2 में जो चाहिए थी आपको 100 के हिसाब से आपने 9 लाख करोड़ रखा हुआ था इंडिया के हिसाब से, लेकिन बेसल 3 के हिसाब से ज्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ गया 120। The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters, that is capital। आपके पास कैपिटल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? T1 प्लस T2, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, 9%, 10%। लेवरेज, ठीक है, लेवरेज के बेसिस पे कितना आपका डेट है। फंडिंग, क्या आप अपनी सारी जो भी आपके बैंक्स का जो भी आपके ऑपरेशन है उनको फंड्स कर सकते हो क्या। साथ में लिक्विडिटी, आपके पास जो मनी सप्लाई वो कितनी लिक्विड है। ठीक है, फंडिंग और लिक्विडिटी के लिए भी 2 पैरामीटर होते हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद रखना है। कैपिटल, लेवरेज, फंडिंग और लिक्विडिटी। कभी अगर गलती से बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाया तो उसमें पूछ लेंगे कि बेसल 3 नॉर्म्स कौन से 4 पैरामीटर्स पे काम करता है, तो कैपिटल पे कितना बैंक के पास कैपिटल है, लेवरेज डेट कितना है उसका, फंडिंग क्या वो अपने सारे जो चीजें हैं उनको फंड कर सकता है क्या खुद से, और लास्ट में लिक्विड, उसके पास लिक्विड एसेट्स कितने। ये 4 चीजों के बेसिस पे आपका बेसल 3 नॉर्म्स बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको 4 पैरामीटर्स याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब बेसल नॉर्म्स को समझते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल है आपके लिए। ठीक है, इसको मैं यही बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, नहीं आए तो आप पूछना। ये एग्जांपल है, ठीक है, फिर मैं आपको सब प्राइम क्राइसिस समझाऊंगा। ठीक है, मान लो कोई बैंक ए है, यही समझो इसको, अब वहाँ नई स्लाइड पे जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। कोई बैंक ए है, उसके पास टीयर 1 में, अभी टीयर 1 टीयर 2 क्या होता है वो समझाऊंगा। टीयर 1 में $5 मिलियन, ठीक है, और टीयर 2 में कितना है? 3 मिलियन। टीयर 1 में 5 मिलियन है, टीयर 2 में 3 मिलियन, यानी आपके पास यहाँ पे T1 प्लस T2 कितना हो गया? $8 मिलियन। ये क्लियर है? T1 में 5 मिलियन है और T2 में 3 मिलियन। अब मान लो इसने एक लोन दिया $5 मिलियन का किसी एबीसी कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसमें रिस्क कितना है? 25%, यानी ये एक लोन दे रहा है कितना? $5 मिलियन का किसी एबीसी को
और उसमें आपका कितना है रिस्क 25%। पहली चीज क्लियर हो गई। एक इसने दूसरा लोन दिया किसी XYZ कॉर्पोरेशन, XYZ को कितना दे रहा है, $50 मिलियन। और यहाँ पे XYZ को दिया, और यहाँ पे रिस्क इसका कितना है, 55%। ठीक है। अब देखो, अब रिस्क वेटेड एसेट कैसे काउंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। रिस्क वेटेड एसेट, ये $5 मिलियन है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25% का मतलब क्या होता है, 0.25, यही तो मतलब होता है, दिस इनटू दिस। तो इसने क्या किया, $5 मिलियन जो पहली वाले को दिया, उसमें रिस्क कितना था, 25%, तो इंटू 0.25 प्लस टोटल आपको रिस्क निकालना है, दूसरे वाले में रिस्क कितना है, 55%, तो 55% का मतलब 0.55, तो दूसरे में आप करोगे तो 50 मिलियन इंटू 0.55। ठीक है, इनको टोटल किया तो कितना आ गया, ये आपका टोटल रिस्क है। यानी रिस्क वेटेड एसेट कितना आ गया आपका, 28.75। रिस्क वेटेड एसेट कितना आ गया, $28.75 मिलियन। हर किसी के लिए ऐसे निकालते हैं। यहाँ 2 लोन लिए, 2 का रिस्क लिया है, अगर आप 3 लोगे 3 का निकालोगे। अब इसके पास टोटल कैपिटल कितना है, T1 प्लस T2 में 8। अब इसको 8 से यहाँ 8 ऊपर रखो, यहाँ 8 इसके पास टोटल है, $8 मिलियन। नीचे ये आपका रिस्क वेटेड एसेट आ गया, ऊपर आपका कैपिटल आ गया इंटू 100। अगर इसको मैं निकालता तो वो कितना आता है मेरे पास, 27.83%। जबकि मुझे रखना कितना होता है, सिर्फ 9% रखना होता है। यानी कि ये क्या बेसल को कंप्लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और इसका तो इवन अगर आप देख लो, ऐसे निकाला 8 डिवाइडेड बाय 28.75 इंटू 100 जो फॉर्मूला है। और इसका टीयर 1 कैपिटल जो है वही रेशियो बेसल से ज्यादा है, 17.39 आ रहा है। वो कैसा आएगा, 5 था ना टीयर 1 में, डिवाइडेड बाय 28.75 इंटू 100, वो कितना आ रहा है आपका, 17.39%। ये देखो, ये दोनों किससे ज्यादा आ रहे हैं, 9% से ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैंक है आपका, बैंक ए है, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कंप्लाई करता है अंडर बेसल 3। ये क्लियर है, ये वाला एग्जांपल। अगर नहीं है तो पूछ लीजिए, ये एग्जांपल आपको। ओके, सो ये एग्जांपल में आपका क्या है, देखिए आप। ठीक है, मैंने आपको बताया टीयर 1 टीयर 2 में 5 और 3 रुपीज है, 8 हो गया टोटल। हमने एक लोन 5 रुपए का दिया, उस पर 0.25 आपका रिस्क है। एक 50 का दिया, उस पर 0.55 रिस्क है। RW कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोन इंटू रिस्क, तो 5 इंटू 0.25 प्लस 50 इंटू 0.55, ये इतना आ गया। फिर कैपिटल से रिस्क वेटेड एसेट को डिवाइड कर दो, तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको बेसल दे देगा जितना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले। अंडरस्टैंडिंग बेसल नो, नाउ दिस कंप्लीट्स आवर बेसल नोट्स। ठीक है, अब सब प्राइम क्राइसिस को मैं बाद में ले लूंगा। अब इसी के साथ रिलेटेड एक टॉपिक है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, यहाँ पे हम टीयर 1 टीयर 2 को डिसाइड करेंगे, वो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर समझो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अगर आपसे कोई पूछे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेसल नॉर्म से। ठीक है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर समझो। ऐसे चलती है इकोनॉमी, ऐसे ही आपकी जिंदगी भी चलती है। ये है बूम। बूम मतलब इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रही है। और ये है बस्ट। बस्ट मतलब इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन। बस्ट मतलब रिसेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन। डिफ्लेशन से भी बुरा हाल है, रिसेशन है। और बूम का मतलब आपका बहुत अच्छी चल रही है इकोनॉमी। ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी, ग्रोथ इज वेरी गुड।
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बूम कब होगा, जब इन्फ्लेशन है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, यहाँ पे आपका डिफ्लेशन। अब देखो ऐसे ही आपकी जिंदगी में सुख और ये दुख चलते रहते हैं। क्या होता है जब इकोनॉमी आपकी बूम पे चल रही है, ठीक है, उस समय क्या होता है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सबको पैसा मिल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही है, डिमांड है, तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स भी ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं। देंगे ना भाई, इस समय डिमांड है, इंडस्ट्रीज वाले जो बना रहे हैं सब बिक जा रहा है, तो बैंक को अपना लोन वापस मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। तो ये जो बूम वाला पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, बैंक्स आसानी से बहुत सारा लोन देते हैं, और इतना लोन दे देते हैं कि बैंक के पास पैसा बचता नहीं है, सारा लोन तो दे दिया, अब अचानक से क्या होता है, इकोनॉमी धड़ाम से गिरती है किसी कारण से, जैसे अभी 2008-9 के सब प्राइम क्राइसिस से। अब आपका अच्छा वक्त चल रहा था, अच्छे वक्त में क्या किया आपने, बहुत एंजॉय किया, सारा पैसा खर्च कर दिया, घूम फिर आए। अब अचानक से यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई, मैंने कहा ना अभी जैसे कोरोना आ गया या इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई। अब यहाँ पे क्या है, इस बुरे वक्त में पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बोला ना, डिफ्लेशन होगा सिस्टम में या रिसेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा हमें मनी सप्लाई चाहिए। यहाँ पे तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी ना भाई, लेकिन यहाँ पे बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया। आपके पास जैसे नहीं रहता है पैसा, क्यों नहीं है बैंक्स के पास पैसा, सारा तो इस समय दे दिया उन्होंने लोन पे, और वो जो लोन भी दिया था वो तब तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से रिसेशन आया और सारी इंडस्ट्रीज भी डाउन हो गई सब, अब बैंक्स को भी पैसा अपना लोन वापस नहीं। तो इकोनॉमी में दो चीजें एक साथ चलती है, बूम एंड बस्ट। तो ड्यूरिंग बूम जो बैंक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर लेंडिंग करते हैं, ओवर लेंडिंग मतलब बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। अब उस समय आपने अच्छे समय पे सारा पैसा खर्च कर दिया, बुरे वक्त के लिए बचाया नहीं। अब बुरे वक्त में तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बुरे वक्त में तो आपके लिए 100 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। अब बुरे वक्त में क्या करोगे, बुरे वक्त में बैंक खोलेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए पिक्चर में आता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ये क्या है, आपकी साइकिल है, साइक्लिक है ना, ये आपकी साइकिल चल रही है ना, खुशी फिर दुख फिर खुशी फिर दुख, बूम बस्ट बूम बस्ट। तो काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्या कहता है, काउंटर साइकिल, ये काउंटर साइकिल चल रही है, काउंटर पहले सुख फिर एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, बूम बस्ट, काउंटर साइकिल। कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, और बफर मतलब आपको बफर में रखना है रिजर्व। क्या होता है सिस्टम में हमेशा काउंटर साइकिल चलता है, तो क्या बोलती है बेसल कमेटी, बेसल कमेटी ने क्या बोला कि आप काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर में भी पैसा रखो। ये बेसिकली ये बेसल कमेटी का नहीं है, ये हमारे इंडिया का ही कंसेप्ट है। ठीक है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर में पैसा रखना है, वो पैसा आपको किस हिसाब से रखना है, वो पैसा आपने कुछ परसेंटेज रखना है। तो क्या है, क्यों रखना है, ये बुरा वक्त जब आएगा तो जो बैंक्स के पास ये वाला पैसा है, इस वाले पैसे को वो लैंडिंग में यूज करते हैं, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो ये काउंटर साइक्लिक बफर क्या होता है, बैंक को तीन तरीके से पैसा रखना पड़ता है, T1 प्लस T2 प्लस काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। T1 में हमने बताया T1 T2 दोनों मिलके कितना होता है, 9%। उस 9% का 7% आपने इसमें रखना है, ये 2% आपने इसमें रखना है, और 2.5% आपने इसमें। तो टोटल जो आपके पास पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए 11.5%। किसका, रिस्क वेटेड एसेट का। अब देखो कितनी सारी प्रोटेक्शन हो गई यहाँ पे, CRR, फिर SLR, फिर बेसल, बेसल में भी पहले T1 फिर T2 और फिर उसके ऊपर काउंटर साइक्लिक कैपिटल। अभी हमने इसमें पैसा नहीं रखा क्योंकि हमारे यहाँ CRR SLR, सब जगह पे CRR SLR नहीं होता, वो बेसल से काम चलाते हैं। ठीक है, वहाँ बेसल ही कैपिटल मेन होता है उनके पास। हमने कितनी सारी प्रोटेक्ट, इसलिए मैं कहता हूँ RBI ने इस तरीके से रेगुलेशन किया हुआ है कि फेल होना मुश्किल है हमारे बैंक का, क्योंकि इस बाहर CRR SLR मेंटेन नहीं करते सब, वो बेसल से चलाते हैं अपना काम। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो बेसल वाला कैपिटल यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे अभी
ये यहाँ तक ही हम पहुंचे, ये वाला भी मेंटेन नहीं किया। तो अब आप इसमें समझो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि T1 अलग है, T2 अलग है, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर अलग है, इनमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा, तभी मैंने इनको नाम T1 T2 और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर दिया। तो याद रखो T1 में जो पैसा होता है ना, T1 में जो मनी होती है वो होती है आपकी शेयर्स के फॉर्म में। T1 में शेयर्स होंगे, शेयर्स किसका पैसा है, कंपनी का खुद का पैसा है। तो शेयर्स वाला जो इक्विटी का पैसा होगा, शेयर्स मतलब इक्विटी, इक्विटी ये पैसा सबसे अच्छा है। क्यों सबसे अच्छा है, क्योंकि उधारी का पैसा है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, शेयर्स का पैसा मतलब क्या है, उधारी का नहीं है। उधारी का कौन सा होता है, बॉन्ड वाला। शेयर्स का पैसा तो कंपनी का खुद का, या फिर मैंने आपको पार्टनर बना के अपने साथ शेयर्स में इंक्लूड कर लिया। अब शेयर्स में क्या फायदा है, मेरे को आपको कुछ देना नहीं है, मेरे को आपको तभी देना है जब कंपनी को फायदा होगा। मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी घाटे में जा रही है तो भी मेरे को आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो शेयर्स वाला पैसा होता है वो T1 में आता है। T2 में क्या आता है, T2 में आता है उधारी वाला पैसा, डेट। जो बैंक ने उधारी लिए किसी से, उधारी लेके बॉन्ड्स इशू करके जो पैसा लिया, तो ये पैसा अच्छा नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा पैसा आपको रखना है T1 में, 7%। कहने को तो ये कहा जाता है कि पूरा 9% ही आपका T1 होना चाहिए, तब बैंक बहुत हेल्दी कहना है। लेकिन इतनी उनको दी गई है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप T2 में 2% रख सकते हैं, यानी 2% आप उधारी में लेके आ सकते हैं। और ये जो बाकी का है ये आप कैसे लाओ यार, क्योंकि ये इतना पैसा अरेंज करना मुश्किल है। तो बाकी काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर वाला पैसा आप कुछ भी रखो, उसकी कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन T1 में शेयर्स वाला पैसा होना चाहिए, यानी इक्विटी। T2 में डेट वाला पैसा होता है। T1 वाला डिस्क्लोज्ड होता है, T1 वाला डिस्क्लोज्ड होता है क्योंकि बैंक के शेयर्स लिस्टेड होते हैं। T2 वाला अनडिस्क्लोज्ड होता है, वो T2 वाला ट्रांसपेरेंसी नहीं T2 में। और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर तो अभी मेंटेन किया नहीं है किसी भी बैंक ने, इसलिए उसके बारे में आप, लेकिन काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का कंसेप्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग बूम बैंक्स, basically banks are involved in over lending, and because of that when the economy enters into recession or the burst period is there, then banks do not have enough money for lending purpose. That's why they have to create a buffer to counter this cycle of boom and bust. Is it clear? अच्छे वक्त में पैसा जोड़ के रखो, जो आपको बुरे वक्त में काम आए, उसी को हम काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर कहते हैं। लेकिन इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी CRR है, SLR है, फिर पैसा। ओके, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं, तो पढ़ो इसको, पढ़िए। मैं आपको सब प्राइम क्राइसिस समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। वो टॉपिक हमारे पेपर के काम का नहीं है, कुछ नहीं आएगा, लेकिन कहानी है तो कहानी आपको सुनने में मजा आएगा, सुन लेंगे। बूम एंड बस्ट in an economy are cyclical. Problem of excessive lending by the banks during boom period. Less money or no money remains available during bust recession period. ठीक है, मैंने ये सब आपके लिए लिख दिया है इसमें। Banks should create a capital buffer during boom. अच्छे टाइम पे क्रिएट कर लो, so as to fight easily with the recession by providing more credit during requirement. ठीक है, बुरे वक्त में आप दे सको। Concept is related with Basel norms. Concept introduced by former governor Raghuram Rajan in April 2000. लेकिन बाद में इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, तो इसको हमने अभी काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर क्लियर है, रिलेटेड विद बेसल नॉर्म्स क्या होता है आपको क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक जो आपका रिलेटेड है इसी से, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। उसके बाद इंडेक्स। टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हुआ है, एनीवन? T1 is transparent,
T1 is transparent. ओके, T1 is transparent. शेयर्स में होती है ना. ओके, अभी टाइम है. सो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे. पीसीए किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये आरबीआई गवर्नर बिमल जाधव ने. ये मैं आपको बता चुका हूँ 2002 में. ठीक है, फॉर्मर गवर्नर को. इसको ज्यादा और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? उर्जित पटेल ने 2017. और किसके अगेंस्ट यूज होता है? वीक बैंक्स के अगेंस्ट यूज होता है. मैंने आपका इसका एग्जांपल भी दिया था. ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क पहले हम इसको कर चुके हैं. तो आरबीआई किस बेसिस पे डिसाइड करता है वीक बैंक्स? एनपीए. एनपीए कितना है? ठीक है, बेसल कैपिटल कितना है? कितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्या नुकसान में जा रहे हैं, और लेवरेज कितना है, डेट कितना है. ओके, 4 पैरामीटर्स पे डिसाइड करता है. इन 4 जैसे हम नहीं होते, जब आपका पेपर लेते हैं हम डिसाइड करते हैं. आपका पेपर लेके 4 सब्जेक्ट के पेपर लिए आपका, जैसे अभी आपके इसमें पेपर में तो आपके 6-7 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स. तो हर किसी का हम टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, अगर 5 में अच्छा है तो ठीक है, ये निकाल लेगा. अगर 4 में आप खराब हो तो मतलब आप वीक स्टूडेंट, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी. तो ऐसे ही वीक बैंक्स को डिसाइड करते हैं. तो वीक बैंक्स को डिसाइड करने के बाद आरबीआई उन पे यही एक्शन ले सकता है. कौन कौन से एक्शन ले सकता है? पहला तो ये वाला, जो उनके डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सैलरीज पे रोक लगा सकता है, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे तो किस बात की सैलरी. और उनको डिविडेंड भी नहीं देते. ठीक है, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर भी होते हैं. ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन पे बैंक को बोल रहे आप कहीं पे भी ब्रांच नहीं खोलोगे, अगर खोलोगे तो हमसे पूछ के खोलोगे. जैसे घर में आप उधम करते हो, कई बार आपके घर वाले आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ऐसे ये वीक बैंक अगर इन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा आरबीआई तो डूब जाएंगे. और डूबेंगे तो फिर इनको पैसा देना पड़ेगा ज्यादा. तो आप जब आपको लग रहा है कि अब ये बच्चा बिगड़ने वाला है, उससे पहले उसको सुधार लो. एक बार बिगड़ गया तो उसके बाद सुधारना पड़ेगा. या फिर वो क्या कर सकता है, उनका मर्जर करा दे. और अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर उनको बंद करें. ठीक है, तो जो आपका है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, वीक बैंक्स को सुधारने का एक तरीका है. क्योंकि आरबीआई को पता है कि वीक बैंक्स को अगर नहीं सुधारा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डूब जाएंगे. और डूब गए तो फिर इनको संभालना भी मुझे ही. तो जब डूब रहे हैं उससे पहले उनको संभाल लो, ताकि डूबने के बाद संभालना मुश्किल हो जाए. तो ये सारे बैंक्स पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स. ये याद रखना पेपर. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे रीजनल रूरल बैंक को. बैंकिंग इन पे अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना. आरआरबी पे अप्लाई नहीं होता है, रीजनल रूरल बैंक पे अप्लाई नहीं होता है. और ये किसके अंडर आएगा आपको याद हो तो? डायरेक्ट एक्शन के अंदर. आप डायरेक्ट एक्शन ही तो ले रहे हो. डायरेक्ट एक्शन में क्या करते थे आप? पनिशमेंट. ठीक है, सीआरआर में पैसा नहीं, वो उसमें डेपो रेट में पैसा नहीं देना. यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो. वहां पे भी आप लाइसेंस कैंसिल कर देते. यहाँ पे भी आप वही रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो. तो ये किस में आता है? डायरेक्ट एक्शन पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव. ठीक है, तो दिस इज योर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. अब हुआ क्या था बेसिकली, जो उर्जित पटेल है, वो हम आगे डिसाइड करेंगे जब आरबीआई पढ़ेंगे, आगे वो डिस्कस करेंगे. उर्जित पटेल ने काफी सारे बैंक्स को पीसीए में डाल दिया. आपने पीसीए में डाल दिया तो वो बैंक्स अपनी मर्जी से लोन नहीं दे सकते. अपनी मर्जी से वो क्या नहीं कर सकते? अपनी मर्जी से ब्रांच नहीं खोल सकते. फिर उनके डायरेक्टर्स की सैलरीज वगैरह पे. तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि इन बैंक्स को आप पीसीए से बाहर निकालो. ठीक है, पहली केस तो ये हुआ था, फर्स्ट केस. सेकंड केस क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कि हमें पैसा दो. गवर्नमेंट ने आरबीआई से बहुत सारा पैसा मांगा. आरबीआई के पास जो खुद का रिजर्व में पैसा उससे मांगा. आरबीआई ने बोला मैं नहीं देता, ये तो इमरजेंसी के लिए. कल को अगर तुम्हारी जो पॉलिसीज है उनकी वजह से देश डूब गया, इकोनॉमी गड्ढे में चली गई, तो मैं ही संभालूंगा. तो ये तो रिजर्व का पैसा ही आप क्यों यूज कर सकते हो. तो आरबीआई ने यहाँ पे भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, यहाँ पे भी नहीं मानी. इसी वजह से आपका क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में टसल हुई. ठीक है, इस टसल को हम पढ़ेंगे आरबीआई से पढ़ेंगे. वहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई को ऑटोनॉमी है या नहीं.
ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हो गई थी। पीसीए इसलिए पिक्चर में आया था, ठीक है, पीसीए इसलिए न्यूज में आया था। क्यों न्यूज में आया था? क्योंकि उर्जित पटेल ने काफी सारे बैंक्स को पीसीए में डाल दिया। पीसीए में डालने का मतलब ये वीक बैंक से अपनी मर्जी से लोन नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से ब्रांच नहीं खोल सकते। तो इस वजह से क्या है, दिक्कत हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने बोला यार बैंक्स होते ही लोन के लिए, तुम ऐसे पीसीए में डाल दोगे तो कैसे लोगों को लोन देगा। तो आरबीआई ने बोला नहीं, अगर आपकी मर्जी से मैं चलाऊंगा तो ये तो डूब जाएंगे। तो पहला तो पंगा ये हुआ। दूसरा, आरबीआई से पैसा मांगा, उसने मना कर दिया, इसलिए उर्जित पटेल ने फिर इस्तीफा दिया, फिर नया आपका शक्तिकांत दास आया। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे व्हेन वी विल सी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, टीसीए में आता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टेक सब प्राइम क्राइसिस। ओके, सब प्राइम क्राइसिस समझा देते हैं आपको शॉर्ट में, पेपर के लिए काम करनी, बट उसकी वजह से आपके बेसल नॉर्म्स पिक्चर में आए, तो वो हम पढ़ लेते हैं सब प्राइम क्राइसिस। उसके बाद हम खत्म करते हैं, कल इंडाइसिस खत्म, कल आपका फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बैंकिंग शुरू हो जाएगा। सब प्राइम पीएचडी नहीं करनी है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इट इज फॉर योर नॉलेज। और इसलिए भी कि तुम ये ना कहो कि सर ने बताया है, सर बार बार बोलते थे बताएंगे बताएंगे, सर बोल ही दे, ठीक है। तो इसके लिए पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो 2008 में और 2009 में सब प्राइम क्राइसिस आया, ठीक है, और काफी दिनों तक चला, ये 11-12 तक चला, 2011-12 तक इसका असर था। और शुरू तो ये 2007 से हो गया था, लेकिन असली इफेक्ट आया 2008 में। क्या हुआ कि वहां पे जो बैंक्स होते हैं ना, यूएस से शुरू हुआ। यूएस के जो बैंक्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बैंक्स की एक ब्रांच नहीं होती, वहां पे अलग अलग ब्रांच होती है। एक रिटेल, रिटेल वाला क्या देगा आपको, लोन्स देगा। और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करता है। हुआ क्या, इन्होंने प्राइम बोरोवर्स को लोन दिए, हम पहले ही देख चुके हैं प्राइम बोरोवर्स क्या होता है। किसने प्राइम बोरोवर्स को लोन दिया? ये आपका हाउसिंग से शुरू हुआ था, ठीक है, रियल एस्टेट से शुरू हुआ है ये आपका क्राइसिस। प्राइम बोरोवर्स को लोन दिया किसके लिए, घर के लिए, हाउसिंग। अब क्या हुआ, ये हाउसिंग लोन देखो, आप जब भी लोन लोगे तो आपके जो घर के पेपर होंगे ना, होम लोन, तो होम लोन लोगे आप, तो होम लोन के पेपर आपके बैंक के पास रहते हैं, ठीक है। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि इसने होम लोन दिया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे प्राइम बोरोवर्स को मान लो इसने दिया, बहुत सारे प्राइम बोरोवर्स उनको लोन दिया, और उन सबके होम लोन पेपर्स इसके पास, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, इसको कर लो, आगे हटाते हैं इसको, आगे चलो। अब क्या हुआ, ये इसके पास, रिटेल वाले के पास बहुत सारे लोन पेपर्स आ गए, मतलब अब घर के पेपर्स, उनको हम कहेंगे लोन पेपर्स। अब ये लोन पेपर्स का क्या करेगा, वो इसके पास पड़े हुए हैं। ये लोन पेपर्स किसके हैं, घर के। अगर प्राइम बोरोवर्स में कोई लोन वापस नहीं करेगा तो बेच देगा वो उसके घर को, क्योंकि पेपर तो उसके पास है। तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट वाले ने इससे बोला
कि इन पेपर्स का तुम क्या कर रहे हो यार, तुम मुझे दे दो ये पेपर। तो इसने इसको दे दी। इसने क्या किया, इन पेपर्स के बदले सिक्योरिटी छपवा दी। देखो इन पेपर्स की वैल्यू तो है ही ना, मान लो कोई आपका मकान 40 लाख का है, कोई 50 लाख का है, तो उतने की सिक्योरिटीज आप छपवा दो। और ये सिक्योरिटीज कहलाई मॉर्टगेज, क्योंकि वो घर गिरवी रखा हुआ है, तो मॉर्टगेज बोलेंगे, तो मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज, MBS। सिंपल सा लॉजिक है। आपने भाई लोन पेपर्स इसके पास थे, अब वो लोन पेपर्स की कीमत तो है ही, क्योंकि वो मकान की मेन वैल्यू तो ये लोन पेपर्स ही। वो दूसरे वाले जिसका घर है उसके पास थोड़ा ना लोन पेपर्स है, ये है। अब ये इस घर वाले को पता ही नहीं है कि ये लोन पेपर इसने इसको आगे दे दिया। इसको इसने क्या किया, उनकी सिक्योरिटी छपवा दी। जैसे मान लो किसी घर की कीमत मान लो 10 लाख, या मान लो किसी घर की कीमत 50 लाख, 50 लाख। मैंने क्या किया, 100 रुपए के ऐसे बहुत सारे बॉन्ड छपवा दिए, कितनी कीमत के, टोटल 50 लाख। ठीक है, 100 रुपए के छपवा दिए बहुत सारे। ठीक है, कितने छपेंगे, 50,000। ऐसे करके बहुत सारे घर आ गए। ठीक है, तो सारे घरों के मैंने मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटी छपवा दी और इनको मार्केट में बेच दी। देखो क्या कमाल की बात होती है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। मतलब घर के पेपर्स थे, रिटेल वाले के पास पड़े थे, उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट वाले को दिया। इन्वेस्टमेंट वाले ने क्या किया, मार्केट में उन पेपर्स की सिक्योरिटी छपवा के और बेच दी, और उन पे उसको बोल दिया कि आप सबको हम 4% इंटरेस्ट देंगे। अब लोगों ने खरीद भी ली वो MBS। क्यों खरीद ली, क्योंकि लोगों को 4% मिल रहा है, जबकि वहां पे ट्रेजरी बिल पे 2% ही मिलता है जो गवर्नमेंट वाला होता है। तो इसलिए लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तो 4% पे लोगों ने खरीदा। अब क्या है, इसको मजा आने लग गया। क्यों मजा आने लग गया, कि लोगों ने खरीदा, इसको पैसा दिया, वो पैसा ये कहाँ इन्वेस्ट करने लग गया, वो पैसा इसने इन्वेस्ट कर दिया FII में, बाहर की कंट्रीज में। और वहां से इसको 8% 9% इंटरेस्ट मिलता है। मतलब देखो, उसकी सिक्योरिटी छापी इसने, सिक्योरिटी छाप के लोगों को बेचा, लोगों से पैसा लेके उसको आगे इन्वेस्ट किया, वहां से 8-9% ला रहा है, इनको 4% दे रहा है, बाकी का 5-6% खुद रखता है। ठीक है, अब इसको ज्यादा मजा आने लग गया, तो इसने उसको रिटेल वाले को बोला मुझे और चाहिए ये मॉर्टगेज पे सिक्योरिटी। रिटेल वाले से इसने और डिमांड कर। रिटेल वाले ने बोला भाई जितने भी प्राइम बोरोवर्स थे उनको मैं लोन दे चुका। बोला अब तो सब प्राइम बोरोवर्स बचे या ओवर लेवरेज बोरोवर्स बचे। उसने बोला उनको भी दे दे, ओवर लेवरेज वालों को भी दे दो। बोला अगर नहीं चुकाएंगे तो उनके घर के पेपर तो हमारे पास रहेंगे, हम उनको बेच के पैसा ले आएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। ठीक है, उन्होंने बोला अगर हमारे पास घर के पेपर्स तो रहेंगे, हम घर के पेपर्स बेच के पैसा ले आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, उसने अब उसने कहा ठीक है बात तो रिटेल वाले ने क्या किया, सब प्राइम बोरोवर्स, ओवर लेवरेज बोरोवर्स, इनको भी लोन दे दिया, होम लोन। उस होम लोन के बदले इसको सारे पेपर्स दे दिए इन्वेस्टमेंट वाले। उसने उनकी भी मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटी छपवाई और लोगों को बेच दी, और उससे जो पैसा आया उसको वापस से इसने चाइना इंडिया जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, FII। FDI में नहीं करेगा, FDI लॉन्ग टर्म के लिए, FII में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आगे देखेंगे FII क्या होता है। इस पे इसको 8 to 9% इंटरेस्ट होता है, ले रहा है 8 to 9, उसमें से 4% इनको दे दे रहा है, बाकी का खुद का मुनाफा। अब यहाँ तक सब अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ, आप सब प्राइम बोरोवर को लोन दोगे या ओवर लेवरेज बोरोवर को लोन दोगे, वो कब तक आपकी EMI चुकाएंगे। इन्होंने अचानक से डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने लोन पे क्या करना शुरू कर दिया, डिफॉल्ट। लोन पे डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक सब प्राइम बोरोवर ने अपना लोन देना बंद कर दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने लोन देना बंद किया, और आप देखो कि जो मार्केट है उसमें जो हाउस है उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर किसी को लोन दे दिया आपने घर बनाने के लिए, घर के लिए।
तो जब इतने सारे हाउस हो गए उसमें मार्केट में, तो इनकी कीमतें अपने आप गिरेगी, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। रियल एस्टेट में अगर हर जगह पे घर बन रहा है, ठीक है, तो उनकी अपने आप प्राइस कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने सब प्राइम बोरोवर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू किया, ओवर लेवरेज बोरोवर्स ने भी डिफॉल्ट करना शुरू किया, तो फिर प्राइम बोरोवर्स को लगा कि यार ये दोनों डिफॉल्ट कर रहे हैं, और जो कभी हमने $1 लाख का खरीदा था मकान, वो ओवर सप्लाई की वजह से वो $30,000 का भी नहीं है आज के डेट में। तो फिर प्राइम बोरोवर्स ने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। देखा, जो आपका बेईमान था, बेईमान ने जब बेईमानी शुरू करने लगी, तो ईमानदार को लगा कि मैं ही तो ईमानदारी करूंगा, और उसको पता चल गया कि मेरा जो $1 लाख का मकान खरीदा था उसकी कीमत $30,000 में नहीं रही, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई मकानों की। अब सब प्राइम बोरोवर ने डिफॉल्ट किया, ओवर लेवरेज बोरोवर ने डिफॉल्ट किया, और साथ में प्राइम बोरोवर ने भी डिफॉल्ट किया, यानी तीनों के तीनों आपके डिफॉल्ट कर गए, लोन वापस करना बंद कर दिया उन्होंने, ईएमआई देनी बंद कर दी। समझ गए यहाँ तक क्लियर? तो क्या हुआ, अब लोन देना बंद कर दिया, तो वो सारे लोन आपके किस में कन्वर्ट हो गए? एनपीए। एनपीए जिसको हमारे यहाँ एनपीए बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं यूएस में टॉक्सिक एसेट्स। एनपीए में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, लोन देना बंद कर दिया, तो आप उनके जो घर है उनका ऑक्शन कर दो। लेकिन उनका ऑप्शन करने जाओगे तो आपको उनकी प्राइस मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके प्राइस डाउन हो चुकी है। जो $1 लाख का था वो सिर्फ $30,000 का रहेगा, तो आप उनका ऑप्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी दिक्कत। उसके बाद जो आपने सिक्योरिटी छापी थी, मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज, मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज आपने छापी थी, ठीक है, छापी तो आपने, जो इन्वेस्टर्स थे उनको आपको 4% इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है, 4% इंटरेस्ट उनको आपको देना ही देना है। और ये जो आपका, आपने जो एफआईआई में इन्वेस्ट किया हुआ था, कहाँ पे? इंडिया में, चाइना में। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपके बैंक फेल हो गया, रिटेल वाला, उसके लोन नहीं आ रहे, ठीक है, बैंक फेल हो गया। इन लोगों ने जो पैसा खरीदा था, ये मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज खरीदी थी, ये मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज भी सारी क्या हो जाए, टॉक्सिक, क्योंकि इनकी कीमत है ही नहीं मार्केट में। लेकिन इसको, इनको तो 4% पे करते रहना है, ठीक है, इनको अब इसके पास आगे से मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज भी नहीं आ रही, वो सारी टॉक्सिक एसेट्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इनको 4% देने के लिए, ठीक है, और पैसा तो आ ही नहीं रहा इसके पास, 4% देने के लिए अपना जितना पैसा इसने यहाँ इन्वेस्ट किया था वो सारा पैसा यहाँ से विड्रॉ कर देगा। तो विड्रॉ करेगा तो इंडिया और चाइना के मार्केट भी क्या हो जाएंगे, क्रैश कर जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इनका बैंक फेल हो गया था, यहाँ पे बैंक फेल हुआ है, लोगों का पैसा डूबा हुआ है, बैंक फेल होगा तो यहाँ का भी शेयर मार्केट क्रैश करेगा। शेयर मार्केट क्रैश करेगा, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, ठीक है, सब कुछ क्रैश कर गया, आपके सारी कंपनीज आपकी डूब गई, कंपनी डूब गई तो लोगों के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है तो लेस डिमांड, लेस डिमांड, तो कोई चीज बिकेगी नहीं, तो आप किस में चले जाओगे? तो बस इस तरीके से यूएस की ये जो गलती थी, ये जो आपके मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज थी, इनकी वजह से आपका सारा का सारा उसके रिपल इफेक्ट्स कहाँ देखे गए, इंडिया में, चाइना में। क्यों? क्योंकि जो ये आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर था, ये अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा था ये इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमीज के मार्केट में, क्योंकि वहां से इनको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो इस वजह से ये सारा का सारा टॉक्सिक एसेट्स बन गए जो एनपीएस है, और इस वजह से इन्वेस्टर्स का पैसा भी अटक गया, सारा का सारा बैंक फेल हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, और इस वजह से 2008-9 में ये आपका क्राइसिस आया। अब ऐसे में अगर इस बैंक के पास बेसल कैपिटल होता तो ये संभल जाता, लेकिन इसके पास बेसल कैपिटल नहीं था, इस वजह से ये सारे के सारे फेल हुए।
और जितना था उससे काम चला नहीं, इसलिए फिर बोला बेसल कमेटी ने कि बेसल कैपिटल को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क इस तरह के रिस्क आप सोच तोड़ ना सकते हो। कभी इसने इन्वेस्टमेंट बैंकर ने थोड़ी ना सोचा था कि प्राइम बोरोवर्स भी पैसा देना बंद कर देंगे, ये कभी इसने सोचा नहीं था कि जो घर के हमने कीमत है वो कीमत इतनी कम हो जाएगी। तो ये रिस्क, इसलिए आपके रिस्क जो है ना उनको कैलकुलेट करते हैं, तो रिस्क को हम जानबूझ के ज्यादा रखते हैं कि यार ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, इसलिए आपका बेसल कैपिटल है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।